हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 8 के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम काउंट करते हैं। ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगी और इसका पूरा कंटेंट आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। ये उन सब बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देते हैं, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो आपको वेरी शॉर्ट में भी हो सकता है मिल जाए और जो इसके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट हो सकता है कि आपको लॉन्ग या शॉर्ट में भी मिल सकते हैं। तो ये करा तो रहा हूँ स्पेसिफिक एमसीक्यू के लिए, लेकिन उन सब बच्चे सारे बच्चे एक्चुअली इसे देखें, ठीक है। और इसका कंटेंट तो आपको पता है कि मिल जाएगा और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो, क्योंकि क्योंकि अब ये एमसीक्यू बेस्ड है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन में फायदा हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शायद इस समय ऑफर भी चल रहा है, अब जो भी होगा आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो, लेकिन ये वीडियो तो आपको फ्री में मिलती जाएगी यूट्यूब पे, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम बस यही कोशिश छोटी सी हम लोग की रही है कि हम आपके तरफ पहुंच जाएं अगर आप हमारे तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो। चलिए देखिए क्या है, आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टू स्टेज सैंपलिंग, ठीक है ना। यूनिट 8 में हमारे क्या क्या कंटेन होते हैं। यूनिट 8 में अगर आप देखे होंगे तो हमारे यूनिट 8 में हम लोग के पास 3 टॉपिक है जो कि कवर करने लायक है। एक तो टू स्टेज सैंपलिंग है, टू स्टेज सैंपलिंग और रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं और यहाँ पे जो भी आंसर मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अगर आप इसका डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वेरी शॉर्ट लॉन्ग वाला पोर्शन भी आप हमारे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने उसके भी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप के सेक्शन में होंगे, वहां पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो a sampling technique where the population is divided into groups and then sample is selected from each group, ठीक है। क्या है टू स्टेज सैंपलिंग, क्या है। अब देखिए टू स्टेज सैंपलिंग एक्चुअल में होती क्या, पहले मैं बता देता हूं। देखिए हमारे पास एम यूनिट्स होते हैं। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये क्लस्टर हो गया, ये क्लस्टर हो गया, ऐसे करते करते ये क्लस्टर हो गया। सबकी साइज एम होती है और ये कितने क्लस्टर्स होते हैं, ये हमारे n क्लस्टर्स होते हैं। तभी ना n इंटू एम करेंगे तो पूरी यूनिट्स आएंगे, ठीक है ना। n क्लस्टर्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस मतलब जितने भी क्लस्टर, इनमें क्लस्टर की सैंपलिंग करते हैं। मतलब कि ये स्मॉल कैपिटल m साइज के जितने भी क्लस्टर्स हैं, ये कैपिटल n क्लस्टर्स हैं, तो इसमें से हम स्मॉल n क्लस्टर चूज करते हैं, स्मॉल n क्लस्टर चूज करते हैं। फिर ये चूज्ड क्लस्टर्स में से हम लोग स्मॉल m यूनिट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल n क्लस्टर थे और स्मॉल n में स्मॉल m साइज के हैं, तो मतलब स्मॉल n इंटू स्मॉल m टाइप के हमारे पास यूनिट्स मिलेंगे, किसमें से, कैपिटल N इंटू m में से। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये टू स्टेज सैंपलिंग होती है, क्योंकि पहली बार हम लोग क्लस्टर की सैंपलिंग करते हैं, दूसरी बार हम लोग सेलेक्टेड क्लस्टर में से सैंपलिंग करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग हो गई, ये सेकंड स्टेज सैंपलिंग हो गई। इसी को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज यूनिट और इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज यूनिट, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी तो मैंने इसको वेरी शॉर्ट लॉन्ग वाले सेक्शन में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। फिर ये नेक्स्ट क्या है, अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सैंपल ऑफ ग्रुप्स इज सेलेक्टेड फॉलोड बाय अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल विद इन ईच ग्रुप सेलेक्टेड ग्रुप। फिर क्या है, a sampling technique where the population is divided into groups and then a sample of individuals selected from entire population। नहीं, a sampling technique where population is divided into groups and then all individuals within a randomly selected group are sampled। ये क्या है, ये क्लस्टर सैंपलिंग है, ठीक है ना। ये क्लस्टर सैंपलिंग है कि हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग में से हमारे पास m यूनिट्स होते हैं, उसमें से n क्लस्टर्स, कैपिटल N क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर स्मॉल n क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो स्मॉल n इंटू m यूनिट्स हमको मिलते हैं। इट इज अ क्लस्टर सैंपलिंग, इट इज अ फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग इसे बोलते हैं हम लोग।
क्लस्टर सैंपलिंग को बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग। तो ये तो क्लस्टर सैंपलिंग है, इट इज अ क्लस्टर सैंपलिंग। ये क्या हो गया, क्लस्टर। और ये क्या कह रहा है, अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। ये स्ट्रेटिफाइड है, ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग याद होगा क्या करते हैं कि हमारे पास कैपिटल एन यूनिट्स होती हैं, इनको हम लोग स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसकी साइज कैपिटल N1, इसकी साइज कैपिटल N2, इसकी साइज कैपिटल N3 और इसकी साइज कैपिटल N4। क्या किया गया है कि असेंबलिंग टेक्निक वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया ग्रुप में, फिर एंड द सैंपल ऑफ एन अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। सॉरी क्या है, हाँ, एंटायर पॉपुलेशन, अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। अब इसमें से एक सैंपल लिया, इसमें से एक सैंपल लिया, इसमें सैंपल लिया, इसमें सैंपल ले लिया गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन था यहाँ पे। फिर अगर अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन अ सैंपल ऑफ ग्रुप्स इज सेलेक्टेड, कर लिया गया, फॉलोड बाय अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ईच सेलेक्टेड ग्रुप। ये है हमारी क्या, टू स्टेज सैंपलिंग। मतलब कि एक हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग उस ग्रुप का सैंपल लेते हैं, फिर उस सेलेक्टेड सैंपल में से फिर हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा टू स्टेज सैंपलिंग। और फिर अगर ये है एक्चुअल में, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है, ये स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है ना, ये स्ट्रेटिफाइड है, ये गलत है, यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन लिख दिया गया। ये है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, या सैंपलिंग टेक्निक वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड द अ सैंपल ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप फ्रॉम अ सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ये है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है ना। ये मतलब ऑप्शन नहीं, ये स्ट्रेटिफाइड, इट इज स्ट्रेटिफाइड, इट इज अ क्लस्टर, इट इज नो एनी, ये कुछ है ही नहीं, है कोई सैंपलिंग टेक्निक ही नहीं है, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन ये सही आपका होगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट आर द टू स्टेजेस इन्वॉल्व इन टू स्टेज सैंपलिंग। अब क्या कर रहा है, प्राइमरी सैंपलिंग सेकेंडरी सैंपलिंग नहीं, फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग सेकेंड स्टेज सैंपलिंग, फिर क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिंपल एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अभी मैंने बताया फर्स्ट स्टेज यूनिट एंड सेकंड स्टेज यूनिट। तो फर्स्ट स्टेज यूनिट क्या है कि फर्स्ट स्टेज में जो सैंपलिंग होती है फर्स्ट स्टेज यूनिट कहते हैं, और सेकंड स्टेज में सैंपलिंग होती है सेकंड स्टेज यूनिट कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। फिर क्या है, what is the main advantage of two-stage sampling? It is simpler than other sampling. It can be more cost effective than other sampling methods. It always produces more accurate results than other sampling methods. It is easier to implement other than the other sampling methods. इसका ऑप्शन आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका जब मैं बता रहा था तो जब क्लस्टर सैंपलिंग का मैंने वेरिएंस निकाला था, आप लोग को याद होगा, तो वेरिएंस ऑफ y बार CL इज इक्वल टू शायद था एस स्क्वायर बाई एन और 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू रो, ये रिजल्ट आता था ना। और फिर इसी में ही मैंने जो बच्चे पढ़े उनको इसी में मैंने टेक्निक बताया था कि इसमें ऐसा क्या करे कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो अब उस चीज को थिंक करके इस फॉर्मूले में इसका आंसर पड़ा है, ठीक है ना। उस चीज को थिंक करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इट इज सिंपलर देन अदर सैम्पलिंग मेथड, नहीं इसमें दो स्टेज है, इसमें सिंप्लिसिटी तो हो ही नहीं सकती, ये गलत है। ठीक है, इट कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर सैम्पलिंग मेथड, यस इसमें कॉस्ट इफेक्टिव ये थोड़ा सा हो जाता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इसकी कॉस्ट घट जाती है। इट कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर सैम्पलिंग मेथड, ये सस्ता हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका जो थर्ड है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन अदर सैम्पलिंग मेथड, तो इसकी एक्यूरेसी तो बढ़ती है किससे, क्लस्टर सैंपलिंग से, ठीक है ना। कैसे, यहां पे आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू घटेगी तो ये पूरा पूरा पोर्शन घटेगा, तो वेरिएंस अपने आप घटेगा, ठीक है। तो अब इसका एक तरह से ये भी इसका आंसर सही है, ठीक है ना, एक तरह से ये भी इसका आंसर सही है, बट इन केस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, इन केस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग के रिस्पेक्ट में ये है, लेकिन अदर सैंपलिंग मेथड, सारे सैंपलिंग मेथड से इसका जो कि एक्यूरेसी है हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर सैंपलिंग से तो एक्यूरेट हो जाता है, बट सबसे एक्यूरेट ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये इसकी डिमेरिट है, ये मेरिट नहीं है, ठीक है, ये आंसर गलत है। एंड इट इज इजियर टू इंप्लीमेंट देन अदर सैंपलिंग मेथड, नहीं ये भी इजी नहीं है, ठीक है। तो बस पहला ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही है, इट कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर सैंपलिंग मेथड, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर ले रहे हैं कम पैसे में, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये एक्यूरेट रिजल्ट है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है केवल, इट इज मोस्ट कॉस्ट, इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर सैंपलिंग मेथड। फिर फिफ्थ क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ टू स्टेज सैंपलिंग, इट कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग देन अदर सैंपलिंग मेथड, इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, ये तो है, ये है रिप्रेजेंटेटिव भाई, इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर सैंपलिंग मेथड, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन के सुटेबल है, और इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर सैंपलिंग मेथड, ये एक्सपेंसिव कहाँ है, ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, ठीक है ना। इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, ये होता है, और इट कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग देन अदर सैंपलिंग मेथड, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। टू स्टेज सैंपलिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ना, टू स्टेज सैंपलिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, क्यों, क्योंकि हमको हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह डेटा लेने जाना पड़ेगा, और इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, एक मिनट मैं एक चीज कंफर्म कर लेता हूं फिर आपको अच्छे से बताता हूं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और फिर मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और फिर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, और ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेज हैं,
ठीक है ना। ये सारे के सारे डिसएडवांटेज हैं। ये सुटेबल भी नहीं हो सकता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो भी हम मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे डिसएडवांटेज है, इसीलिए मैं कहा कि क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम्म, तो सारे सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, लेकिन मेन डिसएडवांटेज आप इसका ये बोल सकते हैं कि इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। क्यों? देखिए, अब इट इट कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये सारे सारे एक्चुअल में डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इसमें से जब मतलब कि अगर आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, सारे सारे डिसएडवांटेज पहले बात तो याद रख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें से भी अगर आपको करेक्ट रिजल्ट लेना होगा कि कि अब टाइम कंज्यूमिंग का ऑप्शन तो हम कर सकते हैं कि हम किसी और तरीके से जा सकते हैं, किसी व्हीकल से जा सकते हैं तो थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, लेकिन इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, ये वाली बात सही हो सकती है। ठीक है ना, ये वाली बात इसी सही हो सकती है। और इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर सैम्पलिंग मेथड, नहीं, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये हो सकता है सुटेबल। ठीक है ना, अगर हम टाइम कंज्यूमिंग वाला ऑप्शन बता दें कि नहीं हमारे पास व्हीकल है, या फिर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिससे हम मतलब आज के जमाने में गूगल इंटरनेट है हर जगह, तो उसका यूज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होगा और लार्ज पॉपुलेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर सैम्पलिंग, सस्ते में भी काम होता है, लेकिन जो हम डेटा ले वो सारे हो सकता है पॉपुलेशन तक न पहुंच पाए। ठीक है ना, हम जहां जहां तक पहुंचाना चाहें वहां वहां तक उसे न पहुंचा पाए। जैसे आप ऐसा समझो कि हम यूपी का देखना चाह रहे हैं, तो यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे कांटेक्ट नहीं होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे कांटेक्ट नहीं होंगे, पर हाँ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में हमारे कांटेक्ट होंगे। तो हम घर बैठे बैठे ही अपने सारे सारे मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स भेज सकते हैं मेल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, तो टाइम तो बच जाएगा हमारा। ठीक है, सस्ता होगा और लार्ज पॉपुलेशन होगा तो भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भेज देंगे तो लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई तो हो ही जाएगा। अगर यूपी का पॉपुलेशन तो लार्ज है और हमको क्या करना है, कुछ सैंपल ही निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है कि हम जहां जहां से डेटा उठाएं और बाकी जहां का डेटा हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाए, तो इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ये तो समझ लीजिए किसी का भी डिसएडवांटेज आप बना सकते हैं कि कोई भी सैंपलिंग मेथड जो सैंपल निकालने का मेथड बताता है वो जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव हो मतलब पॉपुलेशन का, ये कोई भी नहीं है। कोई भी सैंपलिंग मेथड नहीं, सिंपल एंड सैंपलिंग भी नहीं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी नहीं, क्लस्टर सैंपलिंग भी नहीं, स्ट्रेटिफाइड भी नहीं, कोई भी सैंपलिंग मेथड एंटायर पॉपुलेशन के लिए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं निकालता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हम लोग जब भी एस्टिमेशन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा। तो ये ऑप्शन तो भैया सबके लिए सही है, सर्वे सर्वा, यहाँ कुछ भी क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस पूछ दिया गया तो ये आंसर डालेंगे आप। ठीक है ना, इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट क्या है कि हाउ कैन एक्यूरेसी ऑफ टू स्टेज सैंपलिंग कैन बी इंप्रूव्ड, यही है आपकी जो सैंपल साइज एम की वैल्यू है वो घटा देंगे तो भी हमारा बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज एट फर्स्ट स्टेज, सैंपल साइज फर्स्ट स्टेज पे नहीं, बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज सेकंड स्टेज, बाय यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स सैंपलिंग डिजाइन, और उसके बाद और क्या है बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज एट सेकंड स्टेज एंड बाय यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। हाँ, ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए क्या है, हम लोग वेरिएंस ऑफ टू स्टेज सैंपलिंग है ना, तो वेरिएंस ऑफ टू स्टेज, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते क्या था। इसका फॉर्मूला देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा। इसका भी मैंने बताया था, आखिरी क्लास में ही बताया था। इसके दो पार्ट में वेरिएंस निकलते हैं। वेरिएंस 1/n ब्रैकेट में 1/स्मॉल m माइनस 1/कैपिटल M, ठीक है, s बार w स्क्वायर, फिर प्लस 1/n माइनस 1/कैपिटल N SB स्क्वायर।
अब क्या कर रहा है, बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज एट फर्स्ट स्टेज, सैंपल साइज अगर फर्स्ट स्टेज से बढ़ाएंगे एन की वैल्यू तो भी हमारा घटेगा, ठीक है ना, तो भी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब कि वेरिएंस घटेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज एट सेकंड स्टेज, अब इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना, सेकंड स्टेज पे सैंपल साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हमारी कम होगी, है ना, ये वैल्यू हमारी कम होगी, क्या होगा, m की वैल्यू जितनी, m की वैल्यू लेस देन m है, ठीक है ना, m की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और m के बराबर करते जाएंगे तो ये वैल्यू लगभग सेम होती जाएगी और ये भी फिर से क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी इसका सही है, ठीक है ना, बाय इंक्रीजिंग द साइज एट द सेकंड स्टेज, ठीक है, और बाय यूजिंग द मोर कॉम्प्लेक्स सैंपलिंग डिजाइन, ये भी सही है, ठीक है ना, और सैंपलिंग डिजाइन हम लोग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और अलग अलग तरीके ये अपना सकते हैं, और फिर ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही है, इसलिए ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, n की वैल्यू बढ़ाएंगे यहां पे इसकी वैल्यू तुरंत घट जाएगी, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कब होगी, जब n की वैल्यू घटाएंगे और n के बराबर करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो एक और ऑप्शन, एक्यूरेट ऑप्शन हम ले सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, लेकिन इन केस मान लेते हैं कि ये ऑप्शन नहीं दिया हो, ये वाला ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं दिया हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करना पड़ेगा, यहां पे अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी कर रहे हैं, इनफाइनाइट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप करेंगे तो n की वैल्यू कितने ले सकते हैं, कैपिटल N ले सकते हैं, तो n की वैल्यू अगर हम कैपिटल N ले लेते हैं तो 1 अपॉन कैपिटल, ये पूरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और मान लेते हैं कि n बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइट है, और स्मॉल n को भी इनफाइनाइट पे टेंड करा दे रहे हैं, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो, ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब ये क्या हो गया, ये वेरिएंस सबसे कम हो गया, मतलब कि मोर इंप्रूव्ड कब होगा, जब हम लोग फर्स्ट स्टेज पे जो सैंपल साइज है वो बढ़ा दें, फर्स्ट स्टेज पे जो सैंपल साइज है वो बढ़ा दें, सेकंड स्टेज पे अगर सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो ये केवल जीरो होगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, है ना, तो देख सकते हैं कि ये तब भी कुछ ना कुछ वेरिएंस देगा, बट मिनिमम वेरिएंस किस पे आ रहा है, मिनिमम वेरिएंस इस केस में आ रहा है जब हमारी फर्स्ट स्टेज पे सैंपल साइज बढ़ रही है, तो ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव ये भी सही है, नहीं तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप ये वाला ऑप्शन टिक लगाइएगा, ये एक्चुअली मोर एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे इंप्रूव कहा गया है, कैन बी इंप्रूव्ड, मोस्ट एक्यूरेसी अगर रहती, बहुत सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी कब कही जाएगी, तब ये बात होती, तो हम लोग ये वाले बनाते हैं, ठीक है ना, बस एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, तो एक्यूरेसी की इंप्रूवमेंट हमारी इससे भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है, मतलब m से भी हो सकती है और n से भी हो सकती है, और s स्क्वायर w से भी हो सकती है, s स्क्वायर b से भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू स्टेज सैंपलिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट, व्हेन पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, हाँ, व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजेनियस नहीं, पॉपुलेशन स्मॉल नहीं, ये सही है, ठीक है ना, फिर ये मैंने बताया था पीछे, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, फिर कह रहा है इन टू स्टेज सैंपलिंग विद इक्वल फर्स्ट स्टेज यूनिट द एस्टिमेटर ऑफ इंटर पॉपुलेशन मीन इज, क्या हो जाएगा, देखिए विद इक्वल फर्स्ट स्टेज है ना, तो विद इक्वल फर्स्ट स्टेज है तो इसका क्या होता है मीन का, इसका था देखिए ये होता है y बार mn इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन n डबल समेशन i j y i j होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे सारे टर्म n के फॉर्म में दिए हुए हैं तो n को हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n y बार i, 1 अपॉन n y बार i फ्रॉम 1 टू n, ये सही है ना, ये सही है, ये y बार mn लिखा हुआ है, ठीक है, केवल वहां पे यहाँ पे y बार लिखा हुआ है तो इसको नहीं ले सकते हैं, यहाँ y डबल बार रहता तो हम इसको लेते, या फिर y बार mn लिखा होता तब हम इसको लेते, ठीक है ना, नोटेशन थोड़ा सा है, ये कंफ्यूजिंग नोटेशन है, इसलिए मैं इसको पढ़ाते समय यहाँ पे डबल बार लिखता हूँ, ये y बार कहने का मतलब है कि 1 अपॉन n समेशन y i,
ठीक है ना। वाई डबल बार कहने का मतलब है कि दोनों, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था। तो ये ऐसे हैं वाई बार एम एन, ये वाला इसका आंसर सही है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, तो इसलिए आपको जो ज्यादा सही लगे आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वाई बार डिफाइन नहीं किया गया है इसलिए आप इसको नहीं लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छे से डिफाइन किया गया, आई फ्रॉम 1 to n वाई बार आई और 1 upon n, ये वाला आंसर सही है। ये आंसर सही नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल फर्स्ट स्टेज यूनिट कहा गया और यहाँ पे अनइक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा कुछ टाइप का एस्टिमेटर ही नहीं होता है हमारा, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसलिए बस केवल ये ऑप्शन सही है। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यहाँ लगा। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है in the formula for estimator of population mean in two stage sampling with equal first stage unit, what does n represent? number of small n क्या represent करता है? sample of cluster, है ना, sample of cluster, the number of first stage unit, the total number of units in the population, the total number of units in the sample, ठीक है ना, the number of first stage units in the sample, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल ये नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन सैंपल mn है, स्मॉल m इनटू स्मॉल n, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन कैपिटल M इनटू कैपिटल N है। द नंबर ऑफ सेकंड स्टेज यूनिट, अब नंबर ऑफ सेकंड यूनिट क्या हो जाएगा? स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेज यूनिट ये हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है ना। यहां पर वैसे स्टेटमेंट अधूरा है, फर्स्ट यूनिट सैंपल होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सैंपल्ड टाइप का, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। इन द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इन टू स्टेज सैंपलिंग विद इक्वल फर्स्ट स्टेज, व्हाट डज वाई बार आई रिप्रेजेंट? अभी मैंने बताया है कि हर क्लस्टर के सैंपल, मतलब जो कि हमारे पास क्या था, वाई बार आई, वाई बार आई हमारे पास ये एक क्लस्टर पर्टिकुलर उठाया जिसकी साइज स्मॉल m है, कैपिटल M वाले क्लस्टर में से स्मॉल m साइज का एक सैंपल उठाए, इसका जो मीन होगा वो y बार i होता है हमारा, है ना। याद आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझा दे रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल M इंटू n यूनिट्स थी, इनका हमने क्लस्टर्स बना लिया। ये क्लस्टर हमारे कैपिटल M साइज की कैपिटल n क्लस्टर्स हैं, कैपिटल M साइज के कैपिटल n क्लस्टर्स हैं, कितने हैं? कैपिटल N। अब इसमें से हम लोग स्मॉल n क्लस्टर्स निकाल रहे हैं, स्मॉल n क्लस्टर्स हमने निकाला, सबके साइज कितने हैं? कैपिटल M, और फिर इसमें से स्मॉल m साइज के हम लोग स्मॉल m साइज के यूनिट सैंपल की। अब जो इनका मीन होता है ये होता है y बार i। तो क्या कह रहा है? द सैंपल मीन ऑफ ith फर्स्ट स्टेज यूनिट, नहीं, द सैंपल मीन ऑफ ith सेकंड स्टेज यूनिट, द पॉपुलेशन मीन ऑफ ith फर्स्ट स्टेज, पॉपुलेशन मीन ऑफ, ये क्या है? ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेज यूनिट थी, और ये फर्स्ट स्टेज यूनिट का सैंपल ये उठाया गया है, और सेकंड स्टेज यूनिट का सैंपल ये उठाया गया है। तो द सैंपल मीन ऑफ ith सेकंड स्टेज यूनिट इन द सैंपल, ठीक है ना। ये कह रहा है द रेशियो एस्टिमेटर इज मोर एफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये सैंपल मीन, सिंपल मीन मतलब जो कि था हमारा एस्टिमेटर, ठीक है ना। इफ द कोरिलेशन इज बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज 0, द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज पॉजिटिव, द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज नेगेटिव, एंड द कोरिलेशन, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा कर दिया गया, द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज अननोन। क्या होता है? रो ग्रेटर देन 1/2 cx by cy होता है, और जब cx और cy का सेम कर लेते हैं इन केस, तो रो ग्रेटर देन 1/2 क्या हो गया? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हमारा ये बात सही होगा। द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज पॉजिटिव एंड लार्ज। 0 नहीं, यही सही है, ठीक है ना। ये एक्चुअल सिचुएशन होती है, पॉजिटिव ही आएगा हर केस में, जब रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। फिर कह रहा है द रेशियो एस्टिमेटर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज एंड होमोजेनियस, population is small and heterogeneous, population is large and heterogeneous, and there is highly correlated auxiliary variable is available, population is small and heterogeneous and there is no highly, भाई यही ऑप्शन सही है केवल, ठीक है ना। तभी क्योंकि हमको auxiliary variable स्टडी वेरिएबल कॉन्सेप्ट हमको इसी में ही मिल रहा है, और लार्ज होगा तो भी तो हम एस्टिमेट करेंगे, स्मॉल होगा तो पॉपुलेशन का ही मीन नहीं निकाल लेंगे।
तो ये ऑप्शन केवल सही है, ठीक है ना। हाईली कोरिलेटेड, याद होगा कि एक y होती है स्टडी वेरिएबल, एक होता है x स्टडी वेरिएबल और ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो y का जो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर हम जो निकालते हैं, y बार रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल y बार स्मॉल x बार, जो कि स्टडी वेरिएबल का मीन होता है सैंपल मीन, और ऑक्सिलरी वेरिएबल का सैंपल मीन, स्टडी वेरिएबल का सैंपल मीन, और ये ऑक्सिलरी वेरिएबल जो कि नोन होता है उसका ही पॉपुलेशन मीन होता है। इस तरह से डिफाइन होता है हमारा रेशियो एस्टिमेटर, ठीक है ना। तो अगर ये हमको पता है ऑक्सिलरी वेरिएबल, तभी जाके रेशियो एस्टिमेटर हम लोग पता कर पाएंगे। और लार्ज है इसीलिए इसका सैंपल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नहीं तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नहीं ले लेते, है ना। फिर क्या हो जाएगा, अ रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर टू द सिंपल मीन इज। अब रिलेटिव एफिशिएंसी किसकी होती है, सैंपल मीन की ऑफ रेशियो एस्टिमेटर की। तो क्या हो जाएगा, कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन 1, नहीं, ऑलवेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, डिपेंडिंग ऑन द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, रो इज ग्रेटर देन सी एक्स अपॉन में सी वाई, ये है, ठीक है ना। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ, सॉरी रिलेटिव इफिशियंसी कही जा रही है ना। तो रिलेटिव इफिशियंसी क्या होती है, तो किसकी, वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्मॉल एन माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन एस स्क्वायर होता है। और एमएससी ऑफ वाई बार आर क्या होता है, क्या था भाई, ये एस वाई स्क्वायर कर लेगा, वाई का है ना। तो ये हो जाएगा आपका वन बाई एन माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। और आपका हो जाएगा एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रो, ठीक है, एस एक्स इंटू एस वाई। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब रिलेटिव एफिशिएंसी निकालना है तो डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस दिस टर्म। देखिए अब जब रेशियो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, अब रेशियो एस्टिमेटर की रिलेटिव एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा एस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई, 2 रो आर भी है, टू रो आर अपॉन में एस वाई स्क्वायर। तो ये एस वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा +1 और फिर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिस टर्म, मतलब 1 प्लस समथिंग ये टर्म हमारा आ रहा है। और ये वैल्यू हमारी जब भी होगी 1 से अधिक ही होगी, ठीक है ना। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां से भी हम लोग कह सकते थे ना कि रो इज ग्रेटर देन 1/2 सी एक्स अपॉन में सी वाई, जब हमारी क्या होती है, वेरिएंस ऑफ वाई बार ग्रेटर देन होती है, अरे लेस देन होती है, हाँ ग्रेटर देन होती है एमएससी ऑफ दिस वाई बार आर। तो इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी कब होगी, जब ये अच्छी कब होगी, जब हमारा मतलब कि वेरिएंस ऑफ, मतलब कि एमएससी विल बी वेरिएंस ऑफ वाई बार अपॉन में एमएससी विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। एमएससी की रिलेटिव एफिशिएंसी हमारी इस तरीके अच्छी कब होगी, जब हमारी कंडीशन होगी कोरिलेशन की, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं, कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द कोरिलेशन बिटवीन द स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये वाली बात सही है, ठीक है ना, ये वाली बात सही, क्योंकि रो पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये वाली बात हमारी सही है, ठीक है ना।
बस रिलेटिव एफिशिएंसी करा है, अच्छा होगा बुरा होगा इसकी बात नहीं कर, बस रिलेटिव एफिशिएंसी करा तो क्या है, कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल। जब ग्रेटर देन 1 होगी एमएससी रिलेटिव एफिशिएंसी किसकी, एमएससी की, तो हम लोग रेशियो एस्टिमेटर ही लगाते हैं। जब लेस देन 1 होती है तो हम लोग आते हैं प्रोडक्ट एस्टिमेटर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आप लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है ना, यही सिचुएशन आती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ग्रेटर देन 1/2 cx अपॉन में cy, अगर ये रहेगा तो हम लोग रिलेटिव एफिशिएंसी। हाँ, इससे एक वाकया भी याद आ गया, जब मैं धनबाद में गया था इंटरव्यू देने, तो उनसे उन्होंने बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस किस केस में रो की अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, क्या किस किस केस में सिंपल लीनियर मतलब किस किस केस में आप SRSW लगाओगे, मतलब रो की अलग अलग वैल्यू दी थी, और किस केस में आप लोग रेशियो एस्टिमेटर लगाओ, किस केस में आप लोग रिलेशन एस्टिमेटर लगाओगे, ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। और यहाँ पे बोल रहे सी एक्स की वैल्यू सी वाई के बराबर है, तो वहां पे जब भी 0.75 जब भी दिया हो रो की वैल्यू 0.75, मतलब कि एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन है, अगर ये दिया हुआ है तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, रेशियो एस्टिमेट लगाएंगे। अगर लेस देन 0.5 कह दे रहा है, लेस देन 0.5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्ट एस्टिमेटर लगा देंगे। तो वही कह रहे कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड द ऑक्सिलरी वेरिएबल। रिलेटिव एफिशिएंसी हमारी क्या हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। जब अच्छी होगी तो रेशियो एस्टिमेटर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी कंडीशन, फिर तो ये सही हो जाएगा। और फिर क्या नेक्स्ट क्या है, विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया है, ये वाली इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये स्मॉल वाई बार आर होगा, कैपिटल वाई बार आई, सब स्मॉल वाई बार आ रहा है, कैपिटल वाई बार, ठीक है ना। स्मॉल वाई बार आर इज इक्वल टू स्मॉल वाई बार स्मॉल एक्स बार एंड कैपिटल एक्स बार, इट इज एस्टिमेटर। यहां भी स्मॉल होगा, यहां भी स्मॉल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मीन स्क्वायर एरर ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी सही है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये तीनों तीनों गलत है, ठीक है ना, केवल यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रिग्रेशन एस्टिमेटर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन टोटल, बस पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए रिग्रेशन एस्टिमेटर यूज होता है। हाउ डज रिग्रेशन एस्टिमेटर डिफर फ्रॉम रेशियो एस्टिमेटर, regression estimator assumes a linear relationship between study variable and auxiliary variable while ratio estimator assumes proportional relationship, यही सही है, ठीक है ना। अब regression estimator is always more efficient than ratio estimator, जरूरी नहीं है, regression estimator requires large sample size than ratio estimator, और regression estimator is only applicable to the large population, ये सब कुछ नहीं बात है, यही हमारी बात सही है, ठीक है ना। अब रेशियो एस्टिमेटर अगर ग्रेटर देन 0.5 से ज्यादा होगा तो रेशियो एस्टिमेटर ही बेटर होगा, ठीक है। रिग्रेशन से रिग्रेशन एस्टिमेटर क्या होती है, n माइनस एन अपॉन में n इंटू एन एस स्क्वायर 1 माइनस रो का स्क्वायर। अब देखिए, जब रो की वैल्यू 0 होगी तब तो ये फिर लीनियर रिग्रेशन बना जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब सिंपल एंड सैंपलिंग हो जाएगी बराबर। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 माइनस रो स्क्वायर है और एस वाई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो एस वाई स्क्वायर माइनस रो एस वाई स्क्वायर इज, अगर हम कहें लेस देन 1 है तो एस वाई स्क्वायर पे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये यही ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके जब इसके वेरिएंस को, तब ठीक। फिर क्या करा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिग्रेशन एस्टिमेटर ओवर सिंपल मीन एस्टिमेटर। अब देखिए यहां से ही समझ लीजिए ना, यहां से समझिए कि यहां से समझिए कि एमएससी जो है रेशियो एस्टिमेटर का n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में n, ठीक है, एस स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। अब हम बोले हैं कि रो स्क्वायर, रो जो है हमेशा ग्रेटर देन 0.5 होगा तो हमारा रेशियो एस्टिमेटर हमेशा अच्छा होगा, अगर सी एक्स और सी वाई की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो, ठीक है ना।
सी एक्स और सी वाई की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते तो एमएससी ऑफ रेशियो एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन में n इंटू एन, ये हो जाएगा y बार स्क्वायर और ये 1 प्लस 1 माइनस 2 रो, है ना। तो हो जाएगा n माइनस एन इंटू एन, सी एक्स और सी वाई की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो सी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एस स्क्वायर अपॉन में एस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बार इज इक्वल टू 1, तो एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है ना। तो यानी कि n इंटू एन अपॉन में n, तो सी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर माइनस 2 रो, ठीक है, आर एक्स बार एंड वाई बार। अब फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे एस वाई स्क्वायर एस एस स्क्वायर लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू एस एक्स स्क्वायर, हाँ यार ठीक है। तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इसको वाई बार का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब फिर देखिए ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बार का स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको ग्रेटर देन कर दे रहे हैं, एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर माइनस 2 रो, ठीक है, और फिर y बार अपॉन में x बार इंटू वाई बार x बार से x बार कैंसिल, ठीक है। तो देखिए एक y बार यहां से y बार से कैंसिल और y बार स्क्वायर रो का स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन, अब देखिए ये आ जाएगा आपका x बार का स्क्वायर माइनस 2 रो y बार का स्क्वायर, और फिर इसको इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो यहां से फिर सॉल्व होगा, फिर कंडीशन बनेगी, कंडीशन वो फिक्स नहीं बनेगी, मतलब रो की 2 वैल्यू 3 वैल्यू ऐसे बनेगी, क्योंकि रो का ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो रो की 2 सिचुएशन बनेगी, जिस सिचुएशन में हमारी इसकी एमएससी इससे अच्छी होगी, मतलब एक सिचुएशन आ सकती है रो की जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाए, बेटर हो जाए, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि रेशियो एस्टिमेटर हमारे रिलेशन एस्टिमेटर से अच्छा हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगा, इस चीज को मैं बताना चाहता था केवल, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। अब आगे क्या है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिग्रेशन एस्टिमेटर ओवर सिंपल मीन एस्टिमेटर, इट कैन इनकॉर्पोरेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, इट इज ऑलवेज अनबायस्ड, ठीक है, और इट इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट, इट इज इजियर टू कैलकुलेट, इट इनकॉर्पोरेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, ये कर लीजिए। अनबायस तो वो भी होते हैं और एफिशिएंट तो होता है, इट इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट, ये एफिशिएंट भी होता है, ठीक है ना, ये एफिशिएंट भी होता है, इट इज, ये ज्यादा सही आंसर है, इट इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट, ठीक है ना। ये सिंपल मीन से ज्यादा होता है एफिशिएंट, क्योंकि सिंपल मीन का वेरिएंस क्या होता है, n माइनस एन अपॉन में n इंटू एन एस स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है n इंटू एन माइनस वन n इंटू एस स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। अब देखिए ये जब भी क्वांटिटी आएगी तो एक से छोटी आएगी ना, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे एक बार कर देते, देखते रिलेशनशिप क्या आता है, ये कैंसिल होगा, मतलब 1 माइनस रो स्क्वायर इज लेस देन 1, इससे कैंसिल, रो इज ऑलवेज ग्रेटर देन समथिंग, रो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, मतलब कि जो हमारा रो होगा, अब ये रो हमारा माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो सकता है ऑलवेज मोर एफिशिएंट, अब रो की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस पे हमेशा ये एफिशिएंट होगा। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन द रिग्रेशन एस्टिमेटर, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन बिटवीन द स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल, द वेरिएंस ऑफ द स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल। क्या होता है, y बार रेग बराबर होता है y बार प्लस बीटा x बार माइनस स्मॉल x बार, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx m इंटू एक्स प्लस सी,
प्लस सी, ठीक है ना। तो ये m क्या है, ये m का फॉर्म कर रहा है, ये क्या है, स्लोप है, तो द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन बिटवीन दिस, ठीक है ना, ये स्लोप होता है। अगर 10th पढ़े होगे तो याद आ जाएगा ये बात। ये देखिए कि विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मीन स्क्वायर एरर ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, रेशियो एस्टिमेटर नहीं, रिग्रेशन एस्टिमेटर, रेशियो एस्टिमेटर नहीं, यहां रिग्रेशन करिए ना, इसको पूरा लिखते हैं, वाई बार रेग लिखा हुआ, रेशियो एस्टिमेटर छपा हुआ है। रेशियो एस्टिमेटर, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो एस्टिमेटर, विच इज नन ऑफ दीज, ये भी रिग्रेशन ही होगा यार, ये गलत लिख दिया गया है, रिग्रेशन, रिग्रेशन एस्टिमेटर, ये सही है, ठीक है। फिर लास्ट यही हमारी बीएससी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्स चलती है नवोदय बैच के थ्रू, आप यहाँ देख सकते हो, इसमें बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बीकॉम और एग्रीकल्चर की क्लासेस चलाई जाती हैं। कोर्स के जो फीचर्स हैं, हमारे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस चलती हैं, लाइव डाउट क्लास चलती है, और क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी कराए जाते हैं, पीवाईक्यू कराए जाते हैं, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी कराया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम कराए जाते हैं, और ये कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ की है, और इसके ऑफर चल रहे हैं शायद 650 का, एक बार देख लीजिएगा, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना है, कम पैसे में आपका हो जाएगा यहाँ पे, और कोर्स वैलिडिटी 1 साल की है, आप यहाँ से देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर ये जो कि हमारे फ्री मतलब ये जो क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे इस डीएनएस एजुकेट ऐप पे, जो कि हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।